हम लोग आगे मराठा युद्ध द्वितीय पढ़ लेना है जल्दी से। आप लोग ध्यान में है, देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहले ये तो आप जान ही रहे हैं कि ये भारत का नक्शा है। ये क्या है? भारत का नक्शा। और इस नक्शे पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर है बंगाल, और जहां पूर्ण रूपेण अब अंग्रेज शासन कर रहे हैं। कोई दिक्कत है? कहीं से कोई दिक्कत है तो बोल दीजिएगा। और यहाँ है आपका मुंबई। क्या है? मुंबई, जिसमें मराठा लोग ज्यादा है ना, माने कब्जा है मराठों का है। यहाँ पर जगह है, कब्जा क्या है, माने मराठा ही लोग यहाँ पे रहते हैं। इसके बाद आप जानते हैं कि इस जगह पर है मैसूर। क्या है? मैसूर। एक मिनट, इस जगह पर क्या है? मैसूर। क्लियर हो गया? और मैसूर में राजा है हैदर अली। कौन है? हैदर अली। वहां का शासक कौन है? हैदर अली। अब स्थिति को समझिए। यहाँ पर है त्रावणकोर, ये तो आप जान ही रहे हैं। इसके इधर का साइड जो है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। कौन सा साइड है? कर्नाटक। अंग्रेज यहाँ भी बहुत बढ़िया से मौजूद है। मद्रास, अंग्रेजों का 3 प्रेसिडेंसी, बंगाल, मद्रास, मुंबई। क्लियर हो गया? और यहाँ पे जो एक क्षेत्र है वह क्षेत्र किसका है? निजाम का, यानी कि हैदराबाद का। आ गया समझ में? जैसे ही 1769 ईस्वी में एक संधि हुई थी जिसका नाम था मद्रास की संधि। क्या नाम था इसका मेरे भाई? मद्रास की संधि। मद्रास की संधि आप लोगों ने पढ़ा था, जिसमें आपको ये भी बताया गया था कि अंग्रेजों को यह बात बताई गई थी, पहली बार अंग्रेज किसी को हर्जाना दे रहे थे। अंग्रेज तो बौखलाया हुआ है ये था। और बात ये भी तय हुआ था कि हैदर अली ने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी थी, पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था ना इस बात को, एकदम छक्का छुड़ा दिया था, गर्दा मचा दिया था, कोहराम मचा करके रख दिया था। और अंग्रेजों को सिलेंडर भी बुलवाया था, मैंने एकदम दोनों हाथ खड़ा करवा करके। साथ ही युद्ध में जितना खर्च हुआ था वो पूरा हर्जाना वसूला था। पहली बार किसी ने हर्जाना अंग्रेजों से लेने का काम किया था, वो कौन था? हैदर अली। इतना तक तो बात आप लोग को समझ में आ गई होगी, है कि नहीं? और इसमें इस संधि में एक बात और तय हुई थी, अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए, कि अगर कोई मैसूर पर बाहरी आक्रमण होता है तो भैया आपको साथ देना है, अंग्रेजों को साथ देना है। यहां तक की बात समझ में आ गई थी। अब बंगाल में, चूंकि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंसी बन चुका था बक्सर युद्ध के बाद, क्योंकि बक्सर के युद्ध में सारे लोगों को जब हराया था, तो स्थिति को समझने का थोड़ा सा प्रयास हम लोग कर लीजिए। यहां से हम इस बात को एकदम खड़े तौर से एकदम बताना चाह रहे हैं और आपके दिमाग में इस बात को लाना चाह रहे हैं कि उस समय करीब करीब 1772 का सन रहा होगा, जिसमें भारत में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। क्या आता है? रेगुलेटिंग एक्ट, एक नियम, एक कानून आता है। और यह क्यों आता है सो समझ लीजिए। इसी दरमियान होता है क्या कि इसी ईस्वी के आसपास में 1775-76 में शायद अमेरिका आजादी के कगार पर था। लेकिन अमेरिका की आजादी के कगार पर था तो लड़ाइयां तो 2-4 साल पहले तो ज्यादा ना हो रही होगी, और अमेरिका में भी कब्जा था ब्रिटेन का। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जिस तरह से भारत पर धीरे धीरे अंग्रेजों ने आक्रमण शुरू किया था, तो इससे भी पूर्व में आप बात को समझ लीजिए कि अमेरिका पर कब्जा किनका था? ब्रिटेन का। अमेरिका पर कब्जा किनका था? ब्रिटेन। और अमेरिका में भी फ्रांसीसी अमेरिका वासियों की मदद कर रहे थे, समझे कि नहीं? और कुछ कमी रही होगी कि अब फ्रांसीसियों और अमेरिका के लोगों ने अंग्रेजों को धीरे धीरे वहां से खदेड़ने का काम कर रहे थे। आ रहा है समझ में? अंग्रेजों ने सोचा कि अमेरिका से हम हार जाए तो हार जाए, अमेरिका से हम बाहर निकल जाए तो निकल जाए, अमेरिका को छोड़ना भी पड़े तो छोड़ देंगे, लेकिन भारत में हम अपनी सत्ता बना करके रहेंगे। और इसलिए जो जो गलतियां अमेरिका में अंग्रेजों के द्वारा हुई थी, उस पूरी गलतियों को बढ़िया से ठीक करने के लिए भारत में एक से एक कानून आ रहा था। क्लियर हो गए? एक से एक कानून आ रहा था, और इसी कानून के तहत
भारत में रेगुलेटिंग एक्ट, इसको हम पढ़ाएंगे, संविधान में भी पढ़ाएंगे और हिस्ट्री में भी पढ़ाएंगे आगे। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट नियम था, उसी नियम के तहत एक गवर्नर, अब गवर्नर नहीं बन करके गवर्नर जनरल बन करके आ रहा था बंगाल में, समझे कि नहीं, जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग। क्या नाम था? वारेन हेस्टिंग। क्या नाम है इसका? वारेन हेस्टिंग। यह न सिर्फ एक गवर्नर के तौर पर था, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में आया था। गवर्नर जनरल के रूप में यहां पर ही आया था। और हम कह सकते हैं कि इस तरह से कि रेगुलेटिंग एक्ट के बाद भारत का पहला कौन ऐसा अंग्रेज था जो गवर्नर जनरल था, तो आप नाम ले सकते हैं वारेन हेस्टिंग का। यहां तक की बात हमको लगता है कि समझ में आ गई होगी। 1772 ईस्वी की सब बात है लगभग, है कि नहीं? 70-72 की बात रही है अमेरिका की वजह से। अब देख लीजिए यहां पर, चूंकि अमेरिका में ब्रिटेन को तंग कर रहा था फ्रांसीसी ज्यादा, आ रहा है समझ में? फ्रांसीसी जो है वो ब्रिटेन में काफी तबाही मचा चुके थे, अंग्रेजों का छक्का छुड़ाए हुए थे। इस बात का बदला अंग्रेज लेना चाहते थे फ्रांसीसियों से भारत में। क्लियर हो रहा है? स्पष्ट? सीधा बढ़ जाइए, सीधा। भारत को स्पष्ट इस बात का पता था, भारत को नहीं करे, मैंने ब्रिटेन को, कि हमको अमेरिका में तंग कौन किया है? फ्रांसीसी। तो क्यों ना अमेरिका का बदला हम कहां ले ले? भारत में। अमेरिका का, फ्रांसीसियों का बदला हम कहां ले ले? भारत में। समझे कि नहीं? और कहीं ना कहीं कमियां रही होंगी, तबे तो अमेरिका से ब्रिटेन को हटना पड़ा होगा। और वह गलती दोहराना भारत में अंग्रेज नहीं चाह रहा था। क्लियर हो गया मैटर यहाँ पे? इस बात को बहुत अच्छा से समझ गए। अब चूंकि बंगाल सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी बन चुकी थी, है कि नहीं, बक्सर युद्ध के बाद, तो निश्चित तौर पर जो 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और ये मुंबई, ये तीनों प्रेसिडेंसी का समझ लीजिए कि सेंटर बन गया बंगाल में। क्लियर हो गया ना? और उसके गवर्नर जनरल के तौर पर बनाए गए वारेन हेस्टिंग। यहां तक का मैटर समझ में आ गया? और उस समय लॉर्ड क्लाइव का जो रीजन था, तो उसने एक शासन चलाया था जिसका नाम था द्वैध शासन। याद है? लॉर्ड क्लाइव ने एक शासन चलाया था जिसका नाम क्या था? द्वैध शासन। और द्वैध शासन में आपको हम बता दें कि दीवानी का काम अंग्रेजों के पास था, है कि नहीं? दीवानी का काम, राजस्व वसूलने का काम था अंग्रेजों के पास, और कार्य करने का जो वर्क था वह था निजामों के पास। किसके पास था? निजामों के पास। और उस द्वैध शासन में इतना तहलका मचा दिया था, इतना बंगाल के लोगों को क्रश किया था कि याद होगा कि 1770 ईस्वी में वहां अकाल भी पड़ा था, बहुत कष्ट है। आ रहा है समझ में? एकदम दूह लिया गया था। क्यों अकाल पड़ा, सब इसके पिछले क्लास में हम पढ़ा करके वीडियो बना करके आपको डाल दिए। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले यहां पर आया मैटर कि अगर इस द्वैध, वारेन हेस्टिंग ने सोचा कि अगर हम द्वैध शासन को नहीं हटाएंगे तो यहां मेरी हालत हो जाएगी अमेरिका की जैसे, ज्यादा क्रश होगा, पब्लिक में उबाल आ जाएगा, है कि नहीं? और फिर हमको यहां भी लड़ाई जो है और कब्जा करने की जो नीति है वह कमजोर पड़ जाएगी। और वारेन हेस्टिंग यह चीज नहीं चाहता था कि अमेरिका में जो हम लोगों ने गलती किया है वह गलती भारत में फिर से दोहराई जाए। और आते ही आते 1772 ईस्वी में, आते ही आते 1772 ईस्वी में द्वैध शासन को क्या कर दिया? इसने हटा दिया। आ गया समझ में? द्वैध शासन को इसने क्या कर दिया? हटा दिया।
क्लियर हो गए? यहां तक बात आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। द्वैध शासन हटने की प्रमुख, ले जाइए उसको, द्वैध शासन हटने का मुख्य बात यह था अमेरिका की गई गलती को पुनः भारत में न दोहराना। आ गया समझ में? यहां तक का बात समझ में आपको आ गया होगा। अब देख लीजिए 1770 ईस्वी में और 1771 ईस्वी की बात हो रही होगी। मराठों ने मैसूर पर हमला कर दिया था। मराठों ने किस पर हमला कर दिया था? मैसूर पर। समझे कि नहीं? मराठे लोग किसी कारण बस मैसूर पर अपना माने लड़ाई झगड़ा किए और उस समय याद रखिए हैदर अली ने अंग्रेजों को मद्रास की संधि की याद दिलवाई। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? फिर से इस बात को समझिए। जब मराठों ने मैसूर पर लगभग 1770 या 71 की बात है, 1770 या 1771 ईस्वी में ऐसा हुआ कि मराठों ने हमला कर दिया कहां? मैसूर पर। हमला किया कहां? मैसूर पर। मैसूर का शासक कौन है? हैदर अली। क्लियर हो रहा है? मैटर समझ में आ रहा है सबको? तो हैदर अली ने मद्रास की जो संधि हुई थी, इस संधि के अनुसार इसने अंग्रेजों को कहा कि भैया कोई भी बाहरी आदमी अगर आक्रमण करेगा मैसूर पर तो अंग्रेज इसकी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? अंग्रेजों को मदद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन अंग्रेजों ने मदद नहीं की। मराठों ने जब हमला किया मैसूर पर तो अंग्रेज ने मदद नहीं की। अंग्रेज ने मदद नहीं की। समझ में आ रही है बात? तो हैदर अली खुश हो जाएगा कि खिसिया जाएगा? अंग्रेजों पर खिसियाएगा ना? जोर से बोलिए, सीधा बढ़ जाइए। खिसियाएगा कि मजा आएगा उसको? अगर हमको मदद करने के लिए कहे हैं कि जब जब लड़ाई होगा तब हम आपके साथ खड़े हैं, और जब लड़ाई हो गया तो आप मदद नहीं करिएगा, तो हमको क्रोध होगा ना यहाँ पर? हैदर अली अंग्रेजों को कहा कि ये तो धोखेबाज है। अंग्रेजों को क्या कह दिया? धोखेबाज है। इसने मद्रास की संधि में यह बात स्वीकार की थी कि अगर आप पर तीसरी शक्ति कोई आक्रमण करेगा तो यह हम आपको साथ देंगे। अभी साथ नहीं दिया, ये तो धोखेबाजों में रह के धोखेबाज बन गया है कि नहीं? अंग्रेज क्या है? धोखेबाज है। किसकी याद सता रही है आपको? सीधा बैठिए, है कि नहीं? याद है ना सता रही? याद सता है मेरी? याद सता है कि नहीं? धोखेबाज वाली बात है, पूरा गम में है कि नहीं? गम में मत रहिए, सीखिए, समझिए, एकदम पूरा तो लाइन बाय लाइन समझा रहे हैं। तब उस समय जब मैसूर को साथ अंग्रेजों ने नहीं दिया तो लाजमी था हैदर अली को गुस्सा करना। तो अंग्रेजों ने जब सेना नहीं भेजी, मतलब ये धोखेबाज की श्रेणी में आ गए। समझे कि नहीं? तो पहला कारण ये हो गया कि मैंने फिर से अंग्रेजों का एक युद्ध होगा, अंग्रेजों को सिखाना पड़ेगा। हैदर अली पहली बार सिखाया था, दूसरी बार कहा कि फिर उसको पता चला देते हैं, है कि नहीं? अब स्थिति को समझिए। 1775 से 1776, 1775 से लगभग 1776, हमको लगता है कि अमेरिका की आजादी लगभग हो चुकी थी वहां से, और अंग्रेज वहां से लगभग हट चुके थे। अब अमेरिका से ब्रिटेन लगभग, वहां से अंग्रेज लोग क्या हो चुके थे? हट चुके थे। अब पूरा ब्रिटिश का ध्यान कहां था? भारत पर। पूरा ब्रिटिश का ध्यान कहां था? भारत पर। 1775-76 में क्या हो सकता था? अमेरिका आजादी के कगार पर था। अमेरिका आजादी के कगार पर था नहीं, ब्रिटिश वहां से हट रहे थे। ब्रिटिश क्या हो रहे थे? वहां से हट रहे थे, हट रहे थे। पूरा ब्रिटिशों का ध्यान, अंग्रेजों का ध्यान अब कहां था? भारत पर। अंग्रेजों का ध्यान कहां था? ध्यान भारत पर था। क्लियर हो गया? भारत पर था। किसी भी स्थिति में अमेरिका में की गई गलती को अब ये स्वीकार करना नहीं चाह रहे थे, और अमेरिका में परेशान किया था फ्रांस। याद है आपको? अमेरिका में कौन परेशान किया था? फ्रांस। और फ्रांस भारत में भी थे, और खास करके मैसूर में भी थे।
और मैसूर में कौन से जगह पर थे? बहुत बढ़िया से याद है। मैसूर में एक जगह है, क्या चीज, जिसका नाम है माहे, और माहे में कौन है? फ्रांसीसी। आ गया समझ में? अमेरिका में फ्रांसीसियों के द्वारा जो ब्रिटेन अमेरिका के साथ मैंने लड़ाई हो रही थी, तो अंग्रेजों को जो भगाने, स्टॉप कीजिए उसको।